दादाजी एक बार फिर से सोच लें। मैंने सब तय कर लिया है। अब मुझे और कुछ नहीं सोचना। मेरे दोनों नालायक बेटे अपनी अपनी जिंदगी बनाने के लिए बाहर विदेश चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आई। अब भी मुझे उनकी चाह नहीं है। मेरी बेटी और दामाद ने सारी जिंदगी भर मेरी सेवा की। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनकी औलाद तो है ना। मेरी जायदाद के असली हकदार वही है। वो कठोर अंदाज में बोले। आरव सिर झुकाकर उठ खड़ा हुआ। किस्मत की बात ऐसी रही कि उनकी वसीयत बनते ही 1 हफ्ते बाद दादाजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आरव को सही लगा कि उनके दोनों बेटों को खबर कर दी जाए। आना ना आना उनकी मर्जी थी। उसने दादाजी को पूरा समझाया और घर ले आया। संजना पास आई। दादाजी आप ठीक तो हैं ना? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दादाजी मुस्कुराए। हाँ बेटा, मैं तो हीरो हूँ। हीरो वो अपनी बच्ची को खुश करने के लिए मुस्कुरा रहे थे, जबकि उनकी हालत वैसी नहीं रही थी। संजना ने घबराकर आरव से कहा, कृपया सच सच बताओ, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है ना? उन्हें आराम क्यों नहीं आ रहा? आरव उसके पास बैठ गया। हाँ, अब वक्त कम है। मैं चाहता हूँ कि उनके बेटे उनसे आकर मिले। उनसे गहरी सांस लेते हुए कहा। संजना गुस्से में खड़ी हुई। रहने दो आरव, उनसे बड़ा बेरहम इस दुनिया में कोई नहीं। लेकिन जो हक उनका है वह उनसे कोई नहीं छीन सकता। आरव ने गंभीरता से कहा, मैं खबर दे चुका हूँ। अपने पिता से मिलने का हक कोई उनसे नहीं छीन सकता, दादाजी माने या ना माने। सच यही है कि वो आज भी अपने बेटों का इंतजार कर रहे हैं। संजना ने तुनक कर कहा, मतलब तुम अपना काम कर चुके हो? ठीक है। वो गुस्से से अंदर चली गई। आरव ने सख्त लहजे में पुकारा, संजना बस करो। तुम दादाजी से कुछ ऐसा नहीं कहोगी जिससे उन्हें तकलीफ पहुंचे। उसकी आंखों में झांकते हुए वह बोला तो संजना की आंखें भर आई और वह चुपचाप अंदर चली गई। आरव आसमान की ओर देखते हुए बस यही सोच रहा था कि दादाजी को कुछ ना हो। तभी दादाजी ने एक और फैसला ले लिया और तुरंत उस पर अमल भी कर दिया। खुश रहो मेरे बच्चों, कहते हुए वो बहुत खुश दिखाई दिए। उन्हें खुश देखकर आरव भी सुकून में आ गया। तभी बड़ा गेट खुला और 2 गाड़ियां अंदर आई। आरव और दादाजी बाहर आई। संजना ने टेरेस से ये मंजर देखा तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लो, ये लोग भी आ गए। वो बहुत परेशान हो गई। दोनों बेटे शेखर और महेश विदेश में रहकर बस गए थे। वहीं उनकी शादियां हुई और वहीं सेटल हो गए। बाप को तो अब फोन पर ही हालचाल नहीं देते थे और आज अचानक पूरी फैमिली के साथ आ पहुंचे। शेखर गाड़ी से उतरा तो उसके साथ उसकी मॉडर्न बीवी रमा भी थी। उनके 2 बच्चे थे, अमन जो आरव का हम उम्र था और साक्षी जो संजना की हम उम्र थी। दूसरी ओर महेश था, जिसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उसका एक बेटा करण और बहू प्रीति थी। उनके साथ 2 साल का पोता आकाश भी था। वह सब एक साथ अंदर दाखिल हुए। दादाजी के दोनों बेटे उनकी तरफ लपके और उनके पैरों में बैठ गए, मगर दादाजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। 25 साल पहले वो घर छोड़कर चले गए थे और 25 सालों में उन्होंने दादाजी की नजरों में अपना मुकाम खो दिया था। हमें माफ कर दीजिए पिताजी, हमने आपसे दूरी बनाई। हम बहुत गलत थे। शेखर और महेश दोनों ही पिता से माफी मांग रहे थे। बाकी सब खड़े बस ये नजारा देख रहे थे। दादाजी ने मुंह फेर लिया और अपना हाथ सीधे आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने फौरन थाम लिया। प्लीज पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। वो हाथ जोड़कर खड़े थे। दादाजी 2 कदम चले, फिर रुकते हुए उनकी तरफ लौटे और उनकी फैमिली को देखा। इतने में संजना भी सीढ़ियों से उतरती हुई वहां आ गई। दादाजी ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया। जाओ, माफ किया। अपनी दोनों औलाद को पास पाकर उन्होंने सुकून से कहा और फिर मुंह फेर लिया। इसके बाद वह आरव और संजना के सहारे अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। दादाजी को दवा देते वक्त संजना उनके पास बैठ गई थी। सबके आ जाने से वो दादाजी को लेकर और भी ज्यादा पजेसिव हो गई थी। दादाजी ने हंसते हुए कहा, अरे पगली,
मैं ठीक हूँ। अगर ऐसे ही केयर करती रही तो मैं और बीमार पड़ जाऊंगा। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखा। संजना ने लाड से उनके बाजू को थामते हुए कहा, दादाजी आपने उन्हें माफ कर दिया। ठीक है, मगर अब उन्हें ज्यादा फ्री मत कीजिएगा। आप सिर्फ मेरे दादाजी हैं। आरव ने उस पर एक गहरी नजर डाली। संजना दादाजी से बहुत लगाव रखती थी, इतना कि शायद उनके बेटे भी ना कर पाते। आरव ने कहा, संजना दादाजी को नींद आ रही है, उन्हें सोने दो। सच भी यही था कि दवा लेते ही उन्हें नींद आने लगती थी। ठीक है, मगर जब तक दादाजी सो नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी, वो जिद्दी अंदाज में बोली। आरव ने लंबी सांस भरते हुए सिर हिलाया और सारी दवाइयों को चेक किया। वह जरा सी भी लापरवाही नहीं करता था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। महेश और उसकी फैमिली अंदर दाखिल हुए। पिताजी आप सोए नहीं? सोचा आपको आपके बड़े पोते से मिलवा दूं। ये करण है, आपका बड़ा पोता, और ये उसकी बीवी प्रीति थी, और ये आपका परपोता आकाश। 3 साल का छोटा बच्चा माँ की गोद में उनसे लिपटा हुआ था। उन्होंने दादाजी को प्रणाम किया तो दादाजी बस मुस्कुरा दिए। बहुत ख्वाहिश थी इनकी कि आपसे मिले, इसीलिए भारत आए हैं। महेश उनके पैरों में बैठते हुए बोला। संजना ने माथे पर बल डाले, उन्हें देखा और दादाजी का बाजू ऐसे थाम रखा था मानो छोड़ा तो कोई उन्हें उससे छीन लेगा। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। शेखर अपनी बीवी और बच्चों के साथ अंदर आए। वह भी अपने बच्चों का परिचय दादाजी से करवा रहे थे। इतने में संजना बिस्तर के दूसरी तरफ बैठ गई और बोली, ओफो, ये सब चमक-धमक दादाजी को भारी लग रही है। वैसे भी उनके सोने का वक्त है, प्लीज अब सब लोग बाहर जाएं। उसकी आवाज में रिक्वेस्ट भी थी और शक्ति भी, लेकिन ऑर्डर के एहसास से सबके चेहरे के भाव बदल गए। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम ही सबसे ज्यादा फिक्रमंद हो, और हमें नहीं लगता है तुम दोस्त हो और हम दुश्मन। साक्षी ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, क्या पता दिलों के भेद कौन जाने। संजना ने भी पलटकर जवाब दिया, हाँ सही कहा, हो सकता है दोस्त के रूप में कोई दुश्मन छिपा बैठा हो। अमन ने अपने कान की बाली को हिलाते हुए संजना को गहरी नजर से देखते हुए कहा। दादाजी को देखते हुए आरव ने सख्ती और गंभीरता से कहा, दादाजी को आराम करने दीजिए, सुबह बात करेंगे। उसने सबको साफ साफ कह दिया। सब चुपचाप उठकर बाहर चले गए। संजना अब तुम भी उठ जाओ। इस बार वो उसे नरमी से बोला, दादाजी सिर्फ मेरे हैं और किसी के नहीं। संजना उनके गाल पर हाथ फेरते हुए बोली। जज्बाती अंदाज में दादाजी मुस्कुराए और मजाक में बोले, तो क्या थोड़ा सा आरव का हो जाऊं। संजना ने शरारती अंदाज में उसे देखा और बोली, बस थोड़ा सा, लेकिन ज्यादा मेरे ही रहेंगे। वो फिर दादाजी को गले लगाती हुई उठी और अपने कमरे की तरफ चली गई। आरव ने नरमी और प्यार से कहा, दादाजी आप आराम कीजिए। उन्हें बुलाकर अच्छा नहीं किया आरव, ये लोग चालाक और खुदगर्ज है। दादाजी दुखी होकर बोले। आरव ने धीरे से कहा, कुछ मत सोचिए, आप आराम कीजिए। यहाँ आओ बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, दादाजी ने पुकारा। आरव पास जाकर बैठ गया और चुपचाप सब सुनता चला गया। संजना धीरे से बोली, नहीं दादाजी, हाथ मत छोड़िए, मैं आपके बिना गिर जाऊंगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जबकि दादाजी हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ किसी और के हाथ में सौंपकर खुद अंधेरे में खो गए। संजना को लगा उसकी सांस रुक रही हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। ये सब किसी सपने का असर था। उसका पूरा जिस्म पसीने से भीगा हुआ था। सबसे पहले उसका ध्यान दादाजी पर गया और वो तुरंत जूते पहनकर उनके कमरे की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोला तो अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। धीरे धीरे चलते हुए वो उनके पास आई और उनके चेहरे को देखने लगी। वक्त बीतता गया। वह शांति से दादाजी को देखे जा रही थी। जब उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं हुई तो घबराकर झुकी और उनकी नाक के पास उंगली रखी। सांस का कोई एहसास ही नहीं हुआ। दादाजी वो कांप गई। उसने झुककर उनके दिल की धड़कन टटोली, मगर सब थम चुका था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
वह लड़खड़ाती हुई पीछे हटी और दरवाजा खोलकर सीधे आरव के कमरे में पहुंची। वह सो रहा था। संजना रोते हुए उसके पास गई और उसे हिलाने लगी। उसके आंसुओं की वजह से आवाज दब रही थी। अचानक आरव की आंख खुली। वह थोड़ी देर पहले ही सोया था। उसने धुंधली आंखों से देखा तो संजना थी। फौरन नींद गायब हो गई। वह सीधा बैठा और शर्ट पहनते हुए पूछा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? दादाजी, संजना सिर हिलाते हुए बोली। आरव को लगा किसी ने उसके सिर पर चोट की है। उसने बिना शर्ट के बटन लगाए दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। संजना भी रोते हुए पीछे गई। दादाजी को देखते ही वो खुद को संभालना मुश्किल पा रहा था। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन किया। सुबह के 4 बज रहे थे। पूरा घर दादाजी के कमरे में इकट्ठा हो गया था। सब खामोश थे। डॉक्टर ने जांचकर कहा, ही इज नो मोर। आई एम सॉरी। ये सुनते ही संजना की आंखें बंद होने लगी और वह बेहोश होकर गिरने ही वाली थी कि आरव ने फौरन उसे थाम लिया। मेरे दादाजी, संजना गहरी हिचकियों के साथ रो पड़ी। आरव उसे उसके कमरे में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। सोनी, तुम यहीं रहना संजना के पास जब तक इसे होश नहीं आ जाता, लेकिन इसे हिलाना मत। वह नौकरानी से बोला और फौरन बाहर निकल गया। सोनी घर की नौकरानी होने के साथ साथ संजना की दोस्त भी थी। उसकी हमर थी। दादाजी ही उसे गांव से लाए थे। वह प्राइवेट पढ़ाई करती थी और घर के कामकाज में भी हाथ पटाती थी। वही अब वो संजना के पास बैठी उसका सहारा बनी हुई थी। दादाजी की वजह से सबके दिल भारी थे। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादाजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। संजना का रो रो कर बुरा हाल था। वह दादाजी के बहुत करीब थी। उनके साथ गुजारे वक्त को याद करती और भी ज्यादा रो पड़ती। ऐसे में सोनी ने उसका खूब ख्याल रखा। आरव ने सारा इंतजाम संभाल रखा था। दादाजी को गुजरे हुए आज 1 हफ्ता हो गया था। लोग अब भी अफसोस जताने आ रहे थे। महेश ने माथे पर बल डालते हुए कहा, जहां तक मुझे याद है बबीता की तो बस एक ही औलाद थी। यहाँ तो ये 2 है, आरव और संजना। ये संजना कौन है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। शेखर ने मुंह बनाते हुए कहा। महेश ने गंभीर लहजे में पूछा, वैसे क्या ख्याल है? पिताजी ने वसीयत बनाई होगी। लगता तो यही है कि बनाई होगी। शेखर ने भी हामी भरते हुए कहा। महेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और जहां तक मुझे लगता है उन्होंने हमें अपनी जायदाद से निकाल दिया होगा। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब? हम उनकी सगी औलाद है। दोनों हम सगे बेटे हैं उनके। वो हमें जायदाद से कैसे बेदखल कर सकते हैं? कानून और धर्म दोनों ही हमें हक देते हैं। इस जायदाद में कोई हमें इससे वंचित नहीं कर सकता। शेखर ने बात रखी। महेश आगे झुककर बोला, ये तुम कह रहे हो, लेकिन अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में वसीयत बनाकर हमें कुछ नहीं दिया तो हम क्या कर लेंगे? तो वसीयत खुलने दो, फिर देखते हैं। शेखर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, और ये जो आरव और संजना का किस्सा है, इन्हें कैसे हैंडल करें? रमा ने सिर पकड़ते हुए कहा, हो जाएगा हल, तुम फिक्र मत करो। मैंने इनका भी बहुत अच्छा सोचा है। शेखर ने शरारती अंदाज में कहा, हाय, कैसी हो? अचानक साक्षी की हाय से संजना चौंकी। उसके माथे पर बल पड़ गए। संजना ने उसे इग्नोर किया। साक्षी ने ताना मारते हुए कहा, वाह, तुम तो बड़ी एटीट्यूड वाली हो। मजाल है कि हाय का जवाब भी दो। संजना साक्षी की तरफ देखकर बोली, तुमने हाय किया ही नहीं था कि मैं तुम्हें जवाब देती। साक्षी हंसते हुए बोली, ओहो, ये तो तुम्हारा हिंदुस्तानी स्टाइल है। खैर, एक बात तो बताओ, ये आरव तुम्हारा क्या लगता है? कौन है तुम्हारा? उसने ऐसे अंदाज में पूछा जैसे संजना उसकी सबसे पुरानी सहेली हो और सब राज खोलकर बता दे। संजना के माथे पर बल पड़ गए। तुमसे मतलब? उसने सख्ती से कहा। साक्षी ने फिर पूछा, वो यहाँ क्यों रहता है और दादाजी का क्या लगता है? तुम तो उनकी नातिन हो, ये तो समझ में आता है, लेकिन आरव यहाँ क्यों रहता है, ये समझ नहीं आता। साक्षी सरसरी अंदाज में बोली, अच्छी बात है,
मेरा ख्याल है इससे अच्छा काम कोई और नहीं कर सकता। तुम जासूसी करके पता लगाओ। इसी वजह से तुम लोग यहाँ आए हो। संजना की बात पर साक्षी को सख्त गुस्सा आ गया। कहना क्या चाहती हो? तुम्हारी औकात इतनी है कि मुझसे ऐसे बात करो? मेरी औकात है। तुम पहले इस काबिल बनो कि तुम्हें इज्जत दी जाए। संजना ने हाथ बांधते हुए एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, हाउ डियर यू? किस बात पर इतना इतरा रही हो? तुम तो बस दादाजी की नातिन हो और मैं पोती। पोते पोतियों का हक ज्यादा होता है। साक्षी ने तिल मिलाते हुए कहा। संजना ने पलटकर गुस्से से कहा, कौन सा हक? किसके हक की बात कर रही हो? तुम जो इतने सालों तक याद तक नहीं आए। दादाजी को वो सारी उम्र तुम्हारा इंतजार करते रहे, तड़पते रहे। जब वो इस दुनिया में थे तब ख्याल नहीं आया तुम्हें, और आज जब वो नहीं रहे तो हक जताने चली आई। वेर डिस्कस्टिंग। अगर ये बात किसी बाहर वाले को बता दी जाए ना, तो वह भी कहेगा कि तुम लोग सिर्फ दौलत जायदाद के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें हक किसने दिया हमारे बारे में ये सब कहने का? तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं। साक्षी गुस्से में उसकी तरफ पड़ी ही थी कि संजना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। तभी अचानक दरवाजे से अंदर आते हुए आरव ने यह मंजर देखा और गुस्से से संजना को पुकारा। संजना सहम कर उसकी तरफ देखने लगी। पीछे पीछे बाकी घरवाले भी कमरे में आ गए। माँ देखिए, इस लड़की ने मुझ पर हाथ उठाया। साक्षी ने रोते रोते रमा के पास जाकर शिकायत की। अब ये हमारी बेइज्जती करेगी। इस घर में इन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठा लिया। रमा भी भड़क उठी। शेखर साहब ने भी चुप रहना मुनासिब नहीं समझा। आरब सब सुनते हुए मुश्किल अपने आप पर काबू रख पा रहा था। वह धीरे धीरे संजना के पास आया, जो सिर्फ उसे देख रही थी। माफी मांगो, उसने सीधा कहा। संजना की आंखें हैरत से फैल गई। क्यों? वो धीरे धीरे संजना के पास आया, जो सिर्फ उसे देख रही थी। माफी मांगो, उसने सीधा कहा। संजना की आंखें हैरत से फैल गई। क्या वह बिना सच जाने उसे माफी मांगने पर मजबूर कर सकता है? माफी मांगो, आरव ने इस बार और ठंडे लहजे में कहा। संजना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने साक्षी की तरफ देखा और सिर्फ आरव की बात मानने की खातिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी। बारी हाल आज तो माफ कर देते हैं, लेकिन आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो सख्त सजा मिलेगी। सहकर साहब ने घूरते हुए कहा। आरव ने सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, आप कौन होते हैं संजना को सजा देने वाले? मैं सतीश जी का बेटा हूँ और साक्षी मेरी औलाद है। अगर मेरी औलाद के साथ किसी ने बुरा व्यवहार करने की कोशिश की तो उसे बाहर का रास्ता दिखाना आता है मुझे। उसकी बात पर सब खामोश हो गए। संजना की आंखें और चौड़ी हो गई। कल दादाजी की वसीयत खुलेगी, तब सब पता चल जाएगा कि इस घर में कौन रहेगा और कौन जाएगा। आरव ने सबको चौंका दिया। शेखर साहब गुस्से से दांत पीसते हुए चुपचाप बाहर निकल गए और उनके पीछे उनकी फैमिली भी। जाते जाते आरव ने सख्ती से कहा, आइंदा इस कमरे के आसपास भी कोई भटका तो अंजाम के जिम्मेदार वो खुद होंगे। सबके जाने के बाद उसने संजना की तरफ देखा, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुस्सा करना है तो मुझ पर कर लो, वो धीमे स्वर में बोला, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि तुम रोती रहो। आप पर जो मैं गुस्सा करूं वो मेरा हक है। आरव अन्य अंदाज में बोला, सारे हक सिर्फ आपके ही है। उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठा था। मोहब्बत से बोली, आपने बिना सब जाने मेरी बात सुने मुझे सॉरी बोलने के लिए कह दिया। आपको पता भी है उसने क्या किया था? आरव ने शांत लहजे में कहा, नहीं, सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसने कुछ ऐसा किया होगा कि थप्पड़ खाया, और अगर दोबारा वैसा काम करे तो फिर से थप्पड़ लगा देना। संजना रोते रोते बोली, क्या आप कह रहे हो मैं उसे थप्पड़ मारूं? और आपने सबके सामने मुझे माफी भी मंगवाई। तुमको नहीं मांगनी थी तो इनकार कर सकती थी। आप क्यों मुझे मजबूर कर रहे थे? आरव ने नरमी से कहा, तुम्हारा मान किसी एक छोटी सी बात पर नहीं टूट सकता। पागल जहां लगे कि झुकना सही नहीं है मत झुको, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो।
वह कितने प्यार से उसे संभाल रहा था। और संजना रो पड़ी। मैं दादाजी को खो चुकी हूँ। आरव, मेरे पास अब सिर्फ आप है। आपको खोने का हौसला नहीं है मुझ में। उसके अल्फाज सीधे आरव के दिल में उतर गए। उसने उसे खींचकर अपने गले लगा लिया। कोई नहीं अलग कर सकता हमें अब। एक दूसरे से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। फिक्र मत करो। आरव जानता था कि वसीयत खुलने के बाद शेखर जी और महेश जी अपनी चाल चलेंगे। इसीलिए उसने वकील से बात करके वसीयत को रोक दिया था। वकील शहर से बाहर चला गया, जिसकी वजह से वसीयत नहीं खुल सकी। यही बात सबको बेचैन कर रही थी और यही उन्हें पागल बना रही थी। उन दिनों आरा बिजनेस में ज्यादा ध्यान दे रहा था, जिसकी वजह से वह देर रात घर आता और संजना से मुलाकात कम होती। संजना उसे बहुत मिस करती थी, मगर उसे बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। एक दिन संजना के कमरे की तरफ जाने की साजिश रची गई। किसी ने साफ कहा था, अगर कोई उस कमरे की तरफ गया तो बहुत बुरा होगा। लेकिन योजना बन चुकी थी। तुम हो ना मेरे साथ, फिर मैं क्यों डरूं? मैं अंदर जाकर उसका काम तमाम कर दूंगी। तुम बाहर मेरा इंतजार करना। बस इतना करना है। साक्षी ने अमन को कहा। अमन ने सिर हिलाया और दोनों संजना के कमरे की तरफ बढ़े। साक्षी ने इर्द गिर्द देखा और अमन को बाहर रुकने का इशारा करके खुद अंदर चली गई। संजना उस वक्त गहरी नींद में थी। साक्षी ने धीरे धीरे उसके पास आकर तकिया उठाया और उस पर वार किया। संजना की सांस रुकने लगी। वह हाथ पांव मारने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। घबराहट में पास रखा एसी का रिमोट उसने जोर से साक्षी के सर पर दे मारा। रिमोट लगते ही साक्षी लड़खड़ा गई और तकिया फेंककर बाहर भाग गई। संजना हाँफते हुए उठ बैठी। उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। आवाज हलक में अटक गई थी। पूरी ताकत लगाकर वह चिल्लाई, रोने लगी। उसके हाथ कांप रहे थे। तभी बाहर से घर में दाखिल होते ही आरव ने उसकी चीख सुनी और भागकर उसके कमरे की तरफ दौड़ा। दरवाजे से पहले ही अमन और साक्षी भागकर छुप गए। आरव कमरे में घुसा तो संजना गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। संजना, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? बताओ मुझे। उसने परेशान होकर उसका चेहरा थामते हुए कहा। संजना बोलना चाहती थी, मगर आवाज निकल ही नहीं रही थी। आरव ने उसे बिस्तर पर बिठाया, पानी का गिलास उसको दिया और नरमी से कहा, जस्ट रिलैक्स। कुछ नहीं हुआ है, मैं हूं यहाँ। उसे रिलैक्स करता हुआ जैसे ही वो उठने लगा तो संजना फिर से उसके गले से लग गई। उसका बार बार यूं करीब आना आरव के दिल के तार छेड़ रहा था। आज से पहले वो कब ऐसे उसके गले से लगकर रोई थी। जितना अब वो उसके साथ जुड़ाव महसूस कर रही थी, उतना कभी नहीं। आरव ने नरमी से कहा, संजना डरो मत, मैं हूं ना, कोई नहीं है यहाँ। संजना हाफते हुए बोली, नहीं आरव, वो तकिया मेरे मुंह पर, मेरी सांस बंद। उसकी अधूरी बात सुनकर आरव चौंक पड़ा। मतलब किसी ने उस पर हमला किया था। इस बार उसने और कसकर उसे गले से लगाया। उसे खोने का ख्याल ही जानलेवा था। कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा। संजना फूटकर बोली, मुझे अकेला मत छोड़ो तो आरव वो मार डालेंगे। उसकी ये बात आरव के दिल को चीर गई। वो उसे अकेला छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसने तुरंत उसे थामा और अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा दिया। संजना ने होश में आते ही पूछा, आप मुझे यहाँ क्यों लाए? आरव ने उसका माथा सहलाते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में जो हुआ उसी वजह से तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अब आराम करो। संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर उठी तो आरव ने उसके दोनों हाथ पकड़कर फिर से तकिए पर लेटा दिया। सो जाओ यहाँ, अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास हो, अब कोई नहीं आएगा। उसके लहजे में ऐसा सुकून था कि संजना ने डरते डरते सिर हिला दिया और आंखें बंद कर ली। आरव ने पीछे हटकर अपनी नाइट ड्रेस बदली और कुर्सी पर बैठ गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी किसी ने संजना को मारने की कोशिश की थी। अगर वह वक्त पर ना आता तो सोचते ही उसका खून खल उठा तो उसकी नजर संजना पर पड़ी।
वह मासूमियत से उसे देख रही थी। क्या हुआ? अब भी डर लग रहा है? उसने नरमी से पूछा। संजना उसके बाजू को थामकर धीरे से बोली, यहाँ बैठ जाइए मेरे पास। आरव उसके पास बैठ गया, उसे अपने बाजू पर लिटा लिया और बालों में उंगलियां फेरने लगा। जल्दी ही संजना गहरी नींद में चली गई। वह झुककर उसके माथे पर तकिया रखकर ठहर गया। उसकी मासूमियत देखकर उसका दिल पिघल गया। संजना का चेहरा अब भी लाल था, जैसे सांस लेने में तकलीफ हुई हो। उसने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा तो संजना सिहर उठी। आरव फौरन पीछे हट गया, उसे अच्छे से कंबल में ढक दिया और दरवाजा लॉक करके शावर लेने चला गया। पानी की बूंदें गिरती रही, लेकिन उसके दिमाग में दादाजी की बातें घूम रही थी। आरव, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हारी संजना मुश्किल में है, उस दिन बिना देर किए उसका साथ देना। उससे तुम शादी कर लेना और वक्त आने पर सबको उनकी औकात याद दिलाना। सावर खत्म करके वो लूज ट्राउज और शर्ट पहनकर बाहर निकला। संजना चैन से उसके बिस्तर पर सो रही थी। उसे तो यकीन था कि आरव उसका ख्याल अपनी जान से ज्यादा रखेगा। शीशे के सामने खड़े होकर वो गीले बाल तौलिए से सुखा ही रहा था कि अचानक संजना की बात याद आई। वो तकिया मेरे मुंह पर, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसकी नजरें चारों तरफ घूमी, फिर वो तेजी से संजना के कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोला तो देखा कि बिस्तर बिखरा हुआ था और वह 2 तकिए नीचे गिरे हुए थे। आरव ने गहरी सांस ली। उसे यकीन हो गया कि उस तकिए पर उस शख्स के हाथों के निशान अभी भी बाकी होंगे, जिसने संजना को मारने की कोशिश की थी। और चाहे मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। आरव ने उस कमरे को हाथ भी नहीं लगाया था। वह जानता था अगर मुजरिम ज्यादा होशियार निकला तो इस सबूत को मिटाने की भी कोशिश करेगा। इस बार आरव का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वो बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जहां उसकी जिंदगी सो रही थी। उसकी संजना उफ बाल बाल बच गई थी। साक्षी ने अंदर जाते ही राहत की सांस ली। अमन ने गुस्से से उसे घूरा। तुमने बहुत कच्चा काम किया है, अपने लिए मुसीबत मोल ले ली। कुछ भी करने से पहले जरा राय ले ली होती। साक्षी तुनकर बोली। किससे राय लेती? जब मुझे उस दिन उसने सबके सामने थप्पड़ मारा था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। अगर तुम लोगों ने बदला लिया होता तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। अमन ने तंज कसते हुए कहा। तो ले लिया ना बदला, मार ही डाला उसे। साक्षी गर्व से बोली। मरी तो नहीं, लेकिन मरने के करीब पहुंचा दी है। सुबह देखना कैसे वह आरव से अपनी मौत के डर में कुछ भी नहीं कह पाएगी। अमन अपना माथा पकड़कर रह गया। उसे अंदाजा था कि संजना की तरफ से हमला छुपाना आसान नहीं होगा। वो तकिया जिस पर उसकी सांसें रुकी थी, वही तो सबसे बड़ा सबूत है। उसकी बात सुनकर साक्षी का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आरव संजना के लिए कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा? वो सर पकड़कर बैठ गई। तभी अमन उठ खड़ा हुआ। चिंता मत करो, मैं अभी जाकर वो तकिया ले आता हूँ। थोड़ी देर में वह दरवाजा लॉक करके वापस आया और हंसते हुए तकिया उसकी ओर उछाल दिया। लो, ये लाया सबूत। आखिर भाई हूं तुम्हारा, बचाना भी तो है। साक्षी ने उसे गले लगाते हुए कहा। तुम महान हो। अमन ने सख्त लहजे में कहा। अब कोई बेवकूफी मत करना, आगे सब मैं संभाल लूंगा। और जहां तक संजना की बात है, उसे मैं ऐसी सजा दूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगी। अमन के दिमाग में चालाकी से कोई प्लान बन रहे थे, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि आरव के होते हुए उसका कोई भी दाव चल नहीं सकता। आरव को पता था कि जिसने संजना पर हमला किया है, वह शायद सबूत मिटाने के लिए कमरे में आएगा। इसीलिए आरव अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा था और जैसे ही उसने किसी की आहट सुनी, वह छुपकर देखने लगा और उसने देखा कि अमन कमरे में गया है। उसने तुरंत ही अपने मोबाइल की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी और अमन को उस कमरे से तकिया ले जाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। आरव मन ही मन सोचने लगा
कि अगर उसके और संजना के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा गया तो वो सबूत संजना पर हुए हमले का खुलासा करेगा। अगले दिन शर्मा हाउस में एडवोकेट कुमार मौजूद थे। दादाजी की वसीयत के साथ उन्हें आरब ने ही बुलाया था। सारे लोग हॉल में जमा थे। कुमार ने कागज खोला और पढ़ना शुरू किया। सब खामोश थे। सबके कान बस उसी पर टिके थे। उन्होंने पढ़ा, मैं सतीश पूरे होशो हवास में ये कहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की औलाद के नाम होगी। मेरी जायदाद और कारोबार पर सिर्फ मेरी बेटी की संतान का हक है। मेरे दूसरे बेटों या उनकी औलाद का इस जायदाद में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही महेश और शेखर के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर भविष्य में कोई भी मेरी बेटी की औलाद पर या मेरी जायदाद पर दावा करेगा तो आरव को पूरा हक होगा कि वह उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। शेखर खड़े होकर चिल्लाए, ये क्या बकवास है? आरव ने शांत लहजे में कहा, जरा सब्र कीजिए, पूरी वसीयत सुन लीजिए, उसके बाद अपना गुस्सा जाहिर कीजिएगा। उनकी पत्नी ने उन्हें पकड़कर फिर से बिठा दिया। कुमार ने आगे बढ़ा, मेरी वसीयत के बाद अगर मेरे घर या जायदाद में किसी बंटवारे की कोशिश हुई तो इस सूरत में सारी जायदाद ट्रस्ट को जाएगी और किसी को कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू एडवोकेट साहब, जितना आपने सुनाया उतना ही काफी है। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी, आपको फिर बुलाऊंगा। आरब ने कहा। वकील जी ने सिर झुका दिया। जी क्यों नहीं, जब चाहे हुक्म कीजिए, मैं हाजिर हूँ। फिर आरब ने सबको ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब आप सब अपना सामान खुद बांध लीजिए और यहाँ से निकल जाइए, या फिर मुझे ही सबको बाहर करवाना पड़ेगा। अमन गुस्से से खड़ा हुआ, तुम होते कौन हो हमें यहाँ से निकालने वाले? तुम्हारे दादाजी से कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ एक नौकर हो, संजना का बॉडीगार्ड और कुछ नहीं। हम इस घर के असली वारिस है, हमें तो कोई भी यहाँ से नहीं निकाल सकता। आरव ने उसी की बात पकड़ी और कहा, सही कह रहे हो तुम, मैं संजना का बॉडीगार्ड हूँ। लेकिन तुम भूल रहे हो कि रात भर संजना मेरे कमरे में रही है और मेरे पास कुछ सबूत भी है। कैसे तकिया गायब किया गया और ना जाने कब से दादाजी को धोखा दिया जा रहा है। अमन बुरी तरह भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला, अगर तुमने जुबान खोली तो गुद्दी से खींच लूंगा। आरव शांत मगर सख्त लहजे में बोला, सिर्फ एक तकिया गायब कर देने से जुर्म छुप नहीं जाता। सच सामने लाने के और भी कई तरीके हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊं जिसके बाद तुम लोग यहाँ से सीधे जेल जाऊं। उसकी बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। तभी संजना वहां आ गई। महेश ने तुरंत अपना रुख बदला और उसके पास आकर बोले, संजना मेरी प्यारी भांजी, मैं तुम्हारा मामा हूँ। तुम्हारी मम्मी का भाई बेटा खून के रिश्ते कभी झुठलाए नहीं जाते, अपने रिश्ते को पहचानो। संजना ने मासूम चेहरा बनाते हुए कहा, मामा, लेकिन मेरी माँ का तो कोई भाई ही नहीं था। ये सुनकर सबके चेहरों पर बेचैनी छा गई। महेश बोले, मतलब तुम पिताजी की नातिन हो ना, तो हम तुम्हारे मामा हुए। संजना ने शांति से कहा, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं दादाजी की नातिन हूँ? उसकी ये बात सुनकर सब पर मानो बिजली गिर गई। महेश और बाकी सबके चेहरे पर सन्नाटा छा गया। महेश ने आगे कहा, अगर तुम उनके नातिन नहीं हो तो कौन हो? उनकी नातिन कोई नहीं, उनका नाती है, और वह इस वक्त आप सबके सामने खड़ा है। आरव सबकी नजरें आरव की तरफ उठ गई। आरव गर्व से सीधा खड़ा था। वह दादाजी की इकलौती बेटी बबीता जी का बेटा था और दादाजी ने अपनी सारी जायदाद उसी के नाम की थी। महेश हताश होकर बोला, ये सब झूठ है। अगर तुम नाती हो तो फिर ये लड़की कौन है और यहाँ किस हक से रह रही है? संजना ने नम्रता से कहा, मैं दादाजी के दोस्त की पोती हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। दादाजी ने मुझे पाला है, उनका कर्ज तो मैं मरकर भी नहीं चुका सकती। दादाजी मेरे दिल में रहते हैं और दिल से कभी नहीं निकलेंगे। रमा ने तीखे लहजे में कहा, इसका मतलब तुम्हारा हमारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, फिर किस हक से यहाँ रह रही हो? संजना ने शांत होकर कहा, मेरा उनके साथ दिल का रिश्ता है और दिल का रिश्ता तुम जैसे लालची लोगों को समझ नहीं आएगा।
तभी अमन ने गुस्से में हाथ उठाया ही था कि आरव गुस्से से बोला, हाथ उठाने से पहले सोच लेना अमन, वरना ये हाथ तोड़ दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा। ये कहकर उसने धीरे से संजना को अपने पीछे कर लिया। संजना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। अमन तिलमिलाकर बोला, तुम्हारा इस लड़की से आखिर रिश्ता क्या है जो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? अमन को आरव द्वारा संजना का हाथ थाम लेना खटक गया था। उसकी बात पर आरव ने देखा, आरव, हमें ये नहीं जानना है कि ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है। ये तुम्हारा पर्सनल मामला है, हम इसमें टांग नहीं अड़ा सकते। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा बेटा, ये तुम्हारे सगे मामा जी है। इस घर के असली बारिश पर पिताजी ने इन्हें बेदखल कर दिया था, और ये बात सब जानते हैं कि इन्होंने पिताजी के साथ क्या किया है। मगर खून के रिश्ते ऐसे मिटते नहीं, चाहे फिर तुम कितने ही अल्फाज क्यों ना बोल दिए जाएं। ये रहेंगे तो तुम्हारे मामा जी ही। रमा ने बड़ी एहतियात से महेश और शेखर की ओर इशारा करते आरव को समझाया, क्योंकि उन्हें लग रहा था मामला बिगड़ रहा है और चाल बदलने में वह माहिर थी। आरव ने ठंडी आवाज में कहा, शायद आपने वकील साहब की वसीयत सुनी नहीं। रमा बोली, सुनी है बेटा, पर फैसला तो तुम्हें ही करना है, क्योंकि वारिस तो तुम हो। और सोचो, जब समाज के सामने खड़े होंगे तो क्या मुंह दिखाओगे? असल वारिस तो यही है। वह मुंह बना के अपने तर्क देती रही। आरव ने सख्ती से कहा, मैंने इनसे कुछ नहीं छीना, ये खुद छोड़ कर गए थे। अगर इन्हें वाकई अपनी गलती का एहसास होता तो दादाजी से माफी मांगते, उनका दिल जीतते, लेकिन इन्होंने वो रास्ता नहीं चुना। संजना ने भी गुस्से में कहा, आप लोग बहुत देर से आए। दादाजी ने बहुत इंतजार किया। जब वो इंतजार बेकार हो गया तो अब आप मुझे नसीहतें सुना रहे हैं। बेहतर यही है कि आप अपना सामान पैक करें और यहाँ से चले जाएं। महेश ने गुस्से से कहा, तुम गलत कर रहे हो भांजे, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। आरव ने ठंडी मगर सख्त आवाज में कहा, सुबह तक आप लोग हवेली से निकल जाएं। इसी में आप लोगों की भलाई है। संजना का हाथ थामे वह वहां से कमरे की तरफ चला गया और सिक्योरिटी गार्ड को फोन पर हिदायतें देने लगा। ये लोग इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, उसने कहा। संजना ने अचानक पूछा, आरव, तुमने इन्हें क्यों नहीं बताया कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है? उसकी बात सुनकर आरव ठिठका। संजना की आंखों में सवाल थे। वह गंभीर लहजे में बोला, क्या चाहती हो तुम? मैं किसी को सफाई दूं? मेरा किरदार तो सबके लिए शक के घेरे में है। संजना ने उसकी बाह पकड़कर खींचा और रोते हुए बोली, ऐसी बातें सोच समझ कर करो। तुम्हारे लिए लोग क्या सोचते हैं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हारे अल्फाज मेरे दिल पर असर डालते हैं। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। आरव ने उसकी कलाई झटक दी, नाराजगी दिखाने के लिए। आरव हैरान रह गया। वह सीधे उसकी आंखों में झांक रही थी और उसके कॉलर को पकड़ लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? जवाब दो। संजना की आंखों में आंसू और होठों पर जिद थी। आरव उसकी आंखों में डूब गया। उसने झटके से उसे गले से लगा लिया और धीमी आवाज में बोला, क्यों खेल रही हो मेरे दिल से संजना? उसकी जुबान थम गई, कुछ बोल ही नहीं पाई। हाथ अपने आप आरव के कॉलर पर कस गए। उसका दिल मानो 120 की रफ्तार से धड़कने लगा। आरव जिस निगाहों से उसे देख रहा था, संजना सब समझ गई थी। आरव झुकते हुए बोला, क्या हुआ, अब हक जताया ना? संजना घबराकर बोली, मुझे ये सब जताना नहीं है, प्लीज दूर रहिए वरना मेरा दिल रुक जाएगा। आरव हल्का मुस्कुराया, बस इतनी सी हिम्मत। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने खुद को संभाला और संजना को धीरे से सोफे पर बिठा दिया। दरवाजा खोला तो सामने ने सोनी घबराई खड़ी थी। आरव जी, वह जो आए हैं ना, उनमें से जो बड़े हैं महेश जी, उन्हें हार्ट अटैक आ गया है। ये सुनकर संजना और आरव दोनों चौंके। यकीनन नया तमाशा शुरू हुआ है, चलो देखते हैं, आरव ने कहा और बाहर निकल पड़ा। संजना भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। आरव ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए इतना काफी है कि तुम मेरे साथ हो और कुछ मत करो।
उसके कहने का अंदाज संजना को बहुत कुछ समझा गया। वो वही ठिठक गई और आरव आगे बढ़ गया। बाहर अफरातफरी मची थी। कोई डॉक्टर को बुलाओ। शेखर महेश जी के लिए रो रहे थे। पास खड़ा उनका बेटा करण सिर झुकाए खड़ा था, जैसे ये सब ड्रामा देखकर ऊब चुका हो। उसने अपनी पत्नी प्रीति की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर इशारा किया, मानो कह रही हो, ये सब दिखावा है। थोड़ी देर में डॉक्टर वहां पहुंचे। उन्होंने महेश जी का पूरा चेकअप किया और आंखों ही आंखों में आरव को इशारा किया। फिर बोले, मामला गंभीर है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, वरना जान को खतरा है। सबके होश उड़ गए। शेखर घबरा गए। ये क्या कह रहे हो? डॉक्टर ने बड़ा सा इंजेक्शन निकाला और बोला, अभी ये लगाना पड़ेगा वरना दिल काम करना बंद कर देगा। महेश जी ने आधी खुली आंखों से इंजेक्शन देखा तो घबरा गए। करण परेशान होकर बोला, इतना बड़ा मसला था, हमें तो लगा बस हल्की फुल्की दिक्कत है। शेखर बेचैन हो उठे, इंजेक्शन लगाओ, मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। आरव ने भी गंभीर होकर कहा, जी हाँ, इनकी जान बचनी चाहिए। लेकिन शेखर हड़बड़ा गए, इतना बड़ा इंजेक्शन कौन लगाता है? कोई और रास्ता निकालो। तभी महेश की आंखें खुली। शेखर खुशी से बोले, देखो होश आ गया इन्हें। डॉक्टर मुस्कुराया और बोला, बस यही तो इस इंजेक्शन का कमाल है। अभी तो मैंने सिर्फ निकाला और दिखाया, मरीज होश में आ गया। सब लोग समझ गए कि मामला उतना गंभीर नहीं था। डॉक्टर ने कहा, ये कोई खास मसला नहीं है, बस हल्की सी दिक्कत है, मैं दवा लिख देता हूँ, समय पर लेते रहना। डॉक्टर ने पर्ची थमाते हुए कहा, इन्हें स्ट्रेस से दूर रखिए, ठीक हो जाएंगे, डोंट वरी। उनका प्रोफेशनल अंदाज सबको भरोसा दिला गया। आरव ने शुक्रिया अदा करते हुए उन्हें दरवाजे तक छोड़ा और वापस अंदर आया। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। तभी अमन ने गुस्से में कहा, मालूम है नहीं, तुमने इतने ओछे हथकंडे कहाँ से सीखे हैं? आरव, तुम हमारा हक खा रहे हो, असली वारिस हम हैं। आरव का लहजा ठंडा मगर सख्त था। सब बात किस्मत की है, नसीब की। खुद ही सब छोड़कर चले गए थे। आप लोग अब क्यों गिला शिकवा कर रहे हो? बेहतर होगा सुबह तक यहाँ से निकल जाओ, उसने सख्त अंदाज में कहा और मुड़ा ही था कि अचानक अमन ने चाकू से उस पर हमला कर दिया। मगर आरव आईने में सब देख चुका था। उसने झुककर वार टाल दिया, लेकिन चाकू की नोक उसके बाजू को हल्का सा चीर गई। अगले ही पल आरव ने अमन का हाथ पकड़कर उसके मुंह पर जोरदार मुक्का जड़ दिया। एक के बाद एक उसने उसे मारा। शेखर चीख पड़े, छोड़ो मेरे बेटे को, मर जाएगा ये। अमन की नाक और मुंह से खून बहने लगा। आरव ने उसे जोर से दूर धक्का दिया और गुस्से से दांत भींचकर खड़ा हो गया। ये लड़का तुम्हारे भाई को मार रहा था और तुम तमाशा देख रहे थे। शेखर ने करण की ओर देखा और उस पर बरस पड़े। मगर करण अब और चुप नहीं रहा। वो आगे बढ़कर बोला, तमाशा तो आप सबने लगा रखा है, पैसे के लिए कितना गिरेंगे आप? थोड़ी शर्म कर लीजिए। अगर अमन मेरा भाई है तो आरव भी है, दोनों मेरे लिए बराबर है। लेकिन चाचा जी, आपका बेटा ज्यादती कर रहा है। आप सब मिलकर आरव के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। अब बस कीजिए, छोड़िए ये सब। मुझे और मेरे बीवी बच्चों को इस दौलत और जायदाद में कुछ नहीं चाहिए। जब वक्त था तब कोई फर्ज नहीं निभाया, तो अब हक की बात करने वाले हम कौन हैं? मुझे माफ कर दीजिए बाबा। करण अपने पिता महेश के सामने हाथ जोड़कर बोला, सुबह पहली फ्लाइट से मैं बीवी बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। आप आना चाहें तो चलिए, वरना आपकी मर्जी। उसने फिर आरव की तरफ देखा और बोला, अपना जख्म ठीक से बैंडेज कर लो, खून बहुत बह चुका है। पहली बार आरव को किसी ने सच्ची हमदर्दी दिखाई थी। उसने गहरी सांस ली और सबकी तरफ देखते हुए कहा, ये आखिरी वार्निंग है। अब अगर कोई चाल चली तो वापस जाने का मौका भी नहीं मिलेगा, सीधा जेल भेज दूंगा। वो सख्त लहजे में सबको चेतावनी देते अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह महेश ने करण को रोका और कहा कि थोड़ा रुक जा,
फिर उसके बाद तय करते हैं कि आगे क्या करना है। करण का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन पिता के आग्रह की वजह से उसे रुकना पड़ा। उसी दिन आरव संजना को लेकर कोर्ट पहुंचा और उसने संजना के साथ वहां पर कोर्ट मैरिज करी। गवाह के तौर पर उसके ऑफिस के 2 कर्मचारी मौजूद थे, जिन्होंने गवाह के तौर पर सिग्नेचर किया, और आरव और संजना ने दादाजी की इच्छा को पूरा किया। दादाजी ने आरव से कहा था कि वो संजना से उसकी शादी नहीं कर पाए, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो जल्द से जल्द संजना से शादी कर लें। और आरव भी संजना को पसंद करने लगा था और संजना भी आरव को बहुत पसंद करती थी, और अब उन दोनों का एक दूसरे के अलावा कोई सहारा भी नहीं था। शादी के बाद आरव संजना को लेकर घर आ गया। उस दिन माहौल वहां थोड़ा शांत रहा, किसी ने कुछ भी कहा सुना नहीं। आरव कुछ देर के लिए ऑफिस चला गया, और जब वहां से लौट कर आया तो वो अपने कमरे में पहुंचा। वहां उसकी जिंदगी, उसकी संजना उसका इंतजार कर रही थी। वो दुल्हन के लिबाज में सजी अप्सरासी खूबसूरत लग रही थी। हल्का मेकअप और गहनों से सजी जब आईने में खुद को देखती तो खुद ही शर्मा जाती। सिर पर दुपट्टा रखने ही वाली थी कि आरव कमरे में दाखिल हुआ। ड्रेसिंग रूम में खड़ी संजना का दिल तेज धड़क उठा। उसकी आंखें बरबस बंद हो गई, और अबव एक तरफ बेड पर बैठकर अपना जख्मी बाजू दबाए फर्स्ट एड बॉक्स निकाल रहा था। वह नहीं चाहता था कि संजना जख्म देख ले, वरना बहुत दुखी हो जाएगी। वह मरहम लगाने ही वाला था कि संजना ने हिम्मत जुटाकर अपनी पलकों को उठाया और सामने देखा। संजना ने पास रखे रिमोट से सारी लाइट्स बंद कर दी। वो वही घबराकर खड़ी हो गई। अब उसकी आवाज भर्रा गई। उसे डर लग रहा था। वो बोल क्यों नहीं रहा था? कहीं कोई और तो कमरे में दाखिल नहीं हो गया? ये ख्याल आते ही संजना के रोंगटे खड़े हो गए। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ी ही थी कि अगले ही पल आरव ने उसे गले से लगा लिया। इतना डरा दिया आपने? हंसते हुए बोली। आरव बोला, मेरे होते हुए तुम क्यों डरती हो? पहले तो मुझे लगा सचमुच कोई कमरे में आ गया है। आप भी, संजना ने अपना डर बताया। सुनो, इस कमरे का लॉक सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट से खुलता है। मतलब मेरे अलावा कोई नहीं खोल सकता। मतलब मैं भी नहीं। संजना ने कहा, तुम्हारे भी फिंगरप्रिंट डाल दूंगा जान। उसने लाड से जवाब दिया। रात गुजरती रही और दोनों एक दूसरे के संग सब कुछ भूल गए। सुबह का सूरज हवेली में नई सुबह लेकर आया। सब ने अपना सामान पैक कर लिया था और अब जाने को तैयार खड़े थे। उधर संजना ने सुबह होते ही आरव का जख्म देखा तो रो रो कर बुरा हाल कर दिया। खुद उसे बैंडेज किया, मगर नाराजगी खत्म नहीं हो रही थी। आरव ने प्यार से कहा, यार संजना, इतनी सी चोट है, दर्द मुझे नहीं हुआ, इतना तुम्हारे रोने से हो रहा है। संजना सुबकते हुए बोली, आपको मुझे बताना चाहिए था। रात को कितनी बार मैंने आपका बाजू पकड़ा, लेकिन आपने एक बार भी नहीं रोका। आरव ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, यार उन लम्हों में किसी को होश रहता है क्या? उसका अंदाजा संजना को शर्मा गया। आरव ने लाड से कहा, तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं रात भर बेचैन रहा। अब और मत रो। आइंदा मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे? नहीं छुपाऊंगा। तुम मेरी जान हो संजना। ये जख्म मुझे कल नहीं बल्कि परसों लगा था, और परसों रात को मैं कमरे में आकर इसकी अच्छे से मरहम पट्टी कर ली थी, और अब इसमें आराम है। इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान होने की कोई भी बात नहीं है। प्लीज ऐसे मत रो, मुझे तकलीफ होती है। उसने उसके आंसू पोंछते हुए मोहब्बत से कहा। संजना के चेहरे पर मुस्कान छा गई और वह मीठी निगाहों से उसे देखने लगी। अब उसकी मोहब्बत में पहले से ज्यादा शिद्दत आ चुकी थी। सचमुच वो मोहब्बत जिसमें सच्चाई शामिल हो अनमोल हो जाती है। बाहर से आवाज आई, हमने फैसला किया है कि हम सब वापस जा रहे हैं, जैसे पिताजी ने चाहा था कि हम यहाँ ना आए। शेखर धीमे लहजे में बोले, जबकि उनका बेटा अमन और साक्षी बुरे से मुंह बनाए खड़े थे। आरव और संजना ने एक दूसरे का चेहरा देखा। चलो बेटा, जो हुआ कहा सुना माफ कर देना। महेश ने आरव के कंधे पर हाथ रखा तो वो चुप ही रहा। सब जाने लगे तो आरव ने उन्हें पुकारा, आप सबको अपनी गलती का एहसास हो गया।
हमारे लिए यही बहुत है। आप चाहे तो यही रह लें या वापस जाएं। आपकी मर्जी। लेकिन ये लीजिए। आरव ने कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए। ये क्या है? महेश हैरत में पड़ गया। दादाजी ने आप दोनों के नाम आपकी हिस्सेदारी की जमीन कर दी थी। वो आखिरी बार जब वसीयत बना रहे थे तो इरादा नहीं था, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं माना। इसीलिए उन्होंने आपका हिस्सा आपको और आपके भाई को सौंप दिया है। ये उसी के कागज है। आरव की बात पर महेश और शेखर की आंखें भर आई और सर शर्म से झुक गया। आज उन्हें अपनी गलतियों का गहरा एहसास हो रहा था। संजना टेरेस पर खड़ी आरव का बाजू थामे बोली, "यू आर सो इम्प्रेसिव मैन। एक और इम्प्रेसिव बात बताऊं?" वह उसकी तरफ मुड़ा। संजना की निगाहों में सवाल था। "आज रात हमारा रिसेप्शन होगा। शहर के सबसे बड़े मैरिज हॉल में। मुझे आज तुम्हें अपने लिए दुल्हन बनते देखना है।" आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, "कल तो बनी थी ना?" संजना ने शर्माकर कहा, "वो तो कल था ना? और आज?" ओफो, आरव ने शरारती अंदाज में कहा, "बस करें आरव, आप इतने रोमांटिक होंगे। ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था।" संजना शर्माकर उसका मुंह छुपा गई। आरव का कहकहा फूट पड़ा और उसे गले से लगा लिया। बाकी महेश और शेखर अपने परिवार के साथ वहां से चले गए। दोस्तों, कई बार रिश्तों में हद से ज्यादा स्वार्थ और चालाकी रिश्तों में दूरियां ला देती है, जबकि प्यार, मोहब्बत और केयर और डेडिकेशन रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।